हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। सो आज की जो हमारी क्लास है वो है वायु, एयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, लिथोस्फीयर हो चुका है कंप्लीट, अब हमारा आ गया है एटमॉस्फेयर। मैंने आपको बताया था लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, ये तीनों मिलकर क्या बना देते हैं, बायोस्फीयर, जहां पर लाइफ पॉसिबल है। बस वायु, बस हवा के सहारे आप जिंदा नहीं रह सकते। ये तीनों चीजें हमारे लिए जरूरी है। अब लिथोस्फीयर हम पढ़ चुके हैं, अर्थ के लेयर भी हमने पढ़ लिया है। आज की जो क्लास है वो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 100% क्वेश्चन आना एकदम तय है। इसको आपको समझना है, लिखने मत बैठ जाना, केवल समझना, और कुछ चीजें तो आपको याद करनी होगी जो कि फैक्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट्स वगैरह के लिए आप मैसेज करके ले सकते हो सोशल साइंस के, और लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपका मन हो तो। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारी जो ये अर्थ होती है ना, वो चारों ओर से जो है वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वो जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है, और यह हमें सांस लेने के लिए भी वायु प्रदान करता है। अब बताइए, अगर वायुमंडल ही ना हो तो हमें सांस कहां से मिलेगी? क्या हम सब जिंदा रह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। अब वायुमंडल हमारी सन की रे से कैसे रक्षा करेगा? देखिए, अभी आप आगे पढ़ोगे कि एटमॉस्फेयर में एक लेयर होता है, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, जिसमें ओजोन लेयर होती है, जो कि सूर्य की हानिकारक किरणों को रोक देती है। इस वजह से मान लीजिए अगर एटमॉस्फेयर में ये लेयर ही ना हो तो जो भी हार्मफुल रेज है वो डायरेक्ट हम तक आ जाएगी। ठीक है, यदि सुरक्षा की मान लो ऐसी कोई लेयर ही ना हो तो दिन के समय में क्या होगा, बहुत ज्यादा गर्मी होगी, और रात के समय में ठंड बहुत ज्यादा होगा। और अतः यह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। तो कुल मिलाकर जो हमारा एटमॉस्फेयर में जो इस समय का जो कंडीशंस हैं, जो एकदम बैलेंस है, वो हमारे रहने के लिए ही लायक है। तभी तो कहते हैं कि जो हमारा अर्थ है ना, वो यूनिक प्लैनेट है, क्योंकि यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, अब ये आप पढ़ रहे हो, इसके पहले यहां पर ये बॉक्स वाला जरूर पढ़ना, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है, CO2 वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से जो विकृत उष्मा है उसको क्या करता है, पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। मान लीजिए जो भी वायुमंडल में जो भी हीट है, ठीक है, फैला हुआ है, उसको क्या करता है, रोक देता है, और वो वहां पर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, और इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, जब भी आपसे कोई पूछेगा ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से जितनी भी विकृत उष्मा है उसको पृथ्वी पर क्या करेगा, रोक कर रखेगा। ठीक है, और मान लीजिए अगर ये ना हो, ऐसा कोई पॉसिबल ना हो कि ये जो हीट है उसको पृथ्वी पर ना रोके, तो इससे क्या होगा कि इसके अभाव में जो है, मान लीजिए सन की रेज आ रही है, वो अर्थ पर आ रही है, उसको रोक कर रखा गया है, तो उससे क्या होता है कि आपको दिन में हमें गर्मी भी महसूस होता है, और रात में भी वो उष्मा है हमारे पृथ्वी से वापस नहीं गया। इसी वजह से रात में भी आपने देखा होगा कि ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है कि हम जम जाते हैं। वो क्यों होता है? इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि जो उष्मा रोक कर रखा था पृथ्वी पर, वो इसको बैलेंस कर देता है। बट मान लीजिए सन की रेज आई, दिन में बहुत ज्यादा गर्मी हुई, फिर वो वापस चली गई, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि कोई भी उष्मा हमारे अर्थ पे होगा ही नहीं, और रात जो है वो बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा जब हम पढ़ रहे थे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, तो जो पोल्स होते हैं वो बर्फ से क्यों जमे होते हैं? क्योंकि आप एक बार सोचिए कि जहां पर सन की रेज आएगी वहां पर तो गर्मी होगा, बट जहां पर सन की रेज जाएगी ही नहीं, वहां तो ऑब्वियस ही बात है, जो पोल्स होते हैं वहां पर बर्फ जमे होते हैं। सेम उसी तरीके से है, हीट को रोक कर रखा है अर्थ पर, तो आपको दिन में गर्मी, रात में भी बहुत ज्यादा ठंडा, ऐसा कुछ नहीं होगा कि एकदम सब कुछ जम जाए ठंडी में भी। बट अगर हीट को रोक कर ही ना रखे तो दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होगी, और ये वापस चला जाएगा हीट, तो इससे हमको रात के समय में आपको देखने को मिलेगा बर्फ जमा, सब कुछ जम जाएगा। ठीक है, तो वही सेम चीज लिखा है कि अगर इसके अभाव में धरती बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी कि हम इस पर रह भी नहीं पाएंगे। किंतु जब कारखाने, अब देखिए ये बैलेंस बना हुआ है, बट मैंने बोला था आपको बहुत पहले भी कि क्लाइमेट किस तरीके से बदल रहा है, जो नेचुरल चीजें वो इस वजह से जो है हमारी खराब हो रही हैं, क्योंकि जो कारखाने होते हैं, जो कार के धुएं होते हैं, इससे क्या होता है कि वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता रहता है, लेवल बढ़ रहा है। पहले तो सब कुछ मेंटेन है कि ठीक है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, उसको रोक कर रखा है, वो ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा कर रहा है, तो इतना तक तो नॉर्मल है। बट ये कारखाने और कार के धुएं क्या कर रहे हैं, इस लेवल को बढ़ा देते हैं, और ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इतना ज्यादा उष्मा जो है, हीट बेसिकली प्रोड्यूस होता है कि जो हमारा अर्थ है ना, उसका तापमान ही, टेम्परेचर ही बढ़ जाता है, जिसे हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी का जो सबसे ठंडा इलाका है, जहां पर बर्फ जमा हुआ है, सोचिए सब कुछ बैलेंस है, बट इतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो तापमान जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है कि जो ठंडे प्रदेश हैं जहां पर बर्फ जमा हुआ है, अब वो भी पिघल रहे हैं। अब इनके पिघलने से बहुत सारी चीजें होंगी, आसपास के इलाकों में बाढ़ आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का क्लाइमेट चेंज है। तो वही सेम चीज लिखी हुई है कि
टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बर्फ पिघलेगा, जिसकी वजह से समुद्र में आप जो वाटर का लेवल देखोगे वो भी बढ़ जाएगा। फिर आसपास में सब जगह जो है बाढ़ ही आ जाएगी और एक लंबे समय तक जो है जलवायु में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो प्लांट हैं, जो कुछ एनिमल्स हैं वो भी गायब हो सकते हैं, क्योंकि प्लांट एनिमल वो क्लाइमेट के ही हिसाब से होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो रेगिस्तान में आपको प्लांट देखने को मिलेगा वो आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग के इस तरीके से बहुत सारा यहाँ पर इफेक्ट होते हैं। बेसिकली ये आपको सिर्फ समझना है, ठीक है, इसको सिर्फ और सिर्फ समझ लो। अपने अगर आपके पास नोट्स है तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, बट यहाँ से आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब ये देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये कुछ लोगों को याद नहीं हो पाता है। देखिए, एटमॉस्फेयर में हमारे बहुत सारी गैसेज हैं, जिसमें से जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाला है ये सबसे ज्यादा है। और अगर मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है तो वो है नाइट्रोजन। कितनी है? 78%। सोचिए। और आपका ऑक्सीजन जो है 21% है। इसके बाद से जो 1% बचता है ना, उसमें आपका आते हैं आर्गन आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और भी बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं आपसे बोलूं कि सबसे ज्यादा जो एटमॉस्फेयर में जो गैस की जो अमाउंट है वो सबसे ज्यादा किसका है, तो नाइट्रोजन 78 एंड ऑक्सीजन 21, ठीक है। अब देखो, ऑक्सीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है जब हम सांस लेते हैं हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है, और प्लांट्स वगैरह के लिए भी नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है, बट ये डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं। तो प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं उसमें कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन लेते हैं, फिर उसका स्वरूप मतलब उसका स्वरूप बदल देते हैं, फिर ये इस तरीके से प्लांट्स इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारी भी चीजें पूछी जाएंगी जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है। वही सेम चीज लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऐसी दो गैसेज हैं जो कि वायुमंडल का बड़ा भाग है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन ये 1% में आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको धूल, छोटे छोटे कण भी देखने को मिलते हैं एटमॉस्फेयर में। तो ये जो परसेंटेज मैंने लिखा है आपको सबका नहीं याद करना है, आपको ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का, ठीक है। नाइट्रोजन आपको पता है कि वायु में सबसे ज्यादा है, कितना है? 78%। और ऐसा नहीं है कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो कुछ लोगों का क्वेश्चन तो ये भी होगा ना कि नाइट्रोजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन भी है, तो जब हम सांस लेते हैं तो क्या नाइट्रोजन नहीं जाता है? बिल्कुल जाता है। यह जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो लंग्स हैं, जो हमारे फेफड़े हैं, उसमें कुछ नाइट्रोजन भी चला जाता है, बट जैसे ही हम अपनी उसको बाहर भी निकाल देते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि जो प्लांट है ये अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, बट ये इसको डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। प्लांट्स के रूट्स में कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो कि नाइट्रोजन का स्वरूप बदल देते हैं, फिर ये उसको दूसरे फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। ये तो चलो बच्चों वाला था, ये तो सभी को पता है कि हमारे लिए ऑक्सीजन कितना जरूरी है, और नाइट्रोजन भी हमारे जो है सांस में जब हम इनटेक करते हैं तो जाता है, फिर फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी रहता है, फिर उसको हम बाहर भी निकाल देते हैं। बट यस, प्लांट्स के लाइफ के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। हाँ, वे सीधे वायु से नहीं ले पाते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जो जीवाणु हैं वो वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि क्या प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन का यूज किस तरीके से करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सॉइल एंड कुछ प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वहां के जो जीवाणु होते हैं ना वो नाइट्रोजन का रूप बदलते हैं, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा, ऑक्सीजन के बारे में तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को ना पता हो कि ऑक्सीजन जो है दूसरे नंबर पे नाइट्रोजन के बाद वाली गैस है, जैसे कि 21% है, और ये हम सभी के जो है ब्रीथिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सांस लेने में चाहे मनुष्य हो चाहे वो एनिमल हो, वो ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं वायु से। इवन आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा, इसमें क्या होता है कि ये ऑक्सीजन को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, और इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? समान बनी रहती है, बैलेंस बना रहता है। बट इतना सब कुछ हम लोग बदल रहे हैं अपने आसपास कि इसका भी अब बैलेंस बिगड़ रहा है। हम लोग पेड़ भी काटते जा रहे हैं तो ऑक्सीजन जो है वो भी कम हो रहा है। पहले क्या था कि सब कुछ नॉर्मल होता था, मान लीजिए हम वायु से ऑक्सीजन ले रहे हैं, बट जब प्लांट्स अपना खाना बनाएगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, तो उसमें वो क्या करता था? ऑक्सीजन छोड़ देगा, ऑक्सीजन फिर से एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, तो हमने इनटेक किया, फिर वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन चला गया, तो बैलेंस बना रहता था। बट अब इतनी सारी चीजें हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज, हमारा हम लोग पेड़ वगैरह भी काट रहे हैं, तो इसका बैलेंस पूरी तरीके से बिगड़ चुका है, ठीक है। ये देखिए, वही सेम चीज लिखा हुआ है कि हम वृक्ष काटते हैं तो इसका संतुलन बिगड़ जाता है। दूसरा यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, देखो नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे वायुमंडल में है 78% है, ऑक्सीजन हमारे लिए एनिमल्स के लिए बहुत जरूरी है। सेम उसी तरीके से जो CO2 है वो भी एक इंपॉर्टेंट गैस है। अब जो प्लांट्स होते हैं वो अपने भोजन के रूप में किसका यूज करते हैं? इसी का तो यूज करते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वो भोजन बनाते हैं, फिर क्या करते हैं? ऑक्सीजन को उत्पन्न करते हैं,
ठीक है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ये लोग प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, वापस दे देते हैं। अब मनुष्य मतलब हम लोग, एनिमल्स, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, हम लोग बाहर निकालते हैं, उसी का यूज ये प्लांट्स करते हैं। मनुष्य तथा पशुओं के द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली जो CO2 की जो मात्रा है वो पादप मतलब जो प्लांट हैं उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे कि बैलेंस बना रहता है। बट वही मैंने आपको बोला कि अब ये जो बैलेंस है ना वो बिगड़ चुका है। क्यों? कोयला, खनिज तेल आदि ईंधन के जलाने से वायुमंडल में, अगर मैं आपको हर साल का बताऊं तो करोड़ों टन जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी हो रही है, जिसके वजह से जो हमारा पृथ्वी, हमारा जो अर्थ है, उस पे जो मौसम है, जो क्लाइमेट है, उसको वो इफेक्ट कर रहा है। पहले क्या था कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, ठीक है, प्लांट्स के द्वारा, जो सॉरी एनिमल्स के द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा। अब इसका यूज कर लिया गया था प्लांट्स के द्वारा, ये लोग इसका जो है भोजन बनाने में यूज किया, फोटोसिंथेसिस में। फिर प्लांट्स ने क्या किया, ऑक्सीजन छोड़ा वायुमंडल में और हमने उसका यूज किया। तो ये बेसिकली एक सर्कल था जिसकी वजह से सब कुछ बैलेंस बना हुआ था। अब एक इसमें नया मोड आ जाता है, अलग अलग फैक्ट्रीज हैं, कोयला, खनिज तेल, इन सभी की वजह से हर साल जो है करोड़ों टन जो है CO2 ये बढ़ रहा है। अब जब ये बढ़ेगा तो बैलेंस पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे अर्थ पे मौसम, क्लाइमेट्स, ये सब कुछ जो है गड़बड़ हो चुका है एकदम से। ठीक है, अब ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ये वाला कई बार पूछ लेता है कि इसको याद रखिएगा कि जब वायु जो है, हवा जो है वो गर्म होता है तो क्या करेगा, फैलेगा और हल्की होकर ऊपर उठेगा। सेम उसी तरीके से जो आपकी ठंडी वायु है वो सघन और भारी होती है। अब जो चीज भारी होगी तो आप मुझे बताओ, उसको नीचे ही रहना होगा, वो अपने नीचे ही रहेगा, वो ऊपर नहीं उठेगा। अब कोई चीज हल्की है तो वो डायरेक्ट ऊपर उठ जाएगी, बट जो ठंडी वायु होती है वो काफी हैवी होती है, इसलिए वो नीचे रहता है। ये दोनों ध्यान रखिएगा कि वायु गर्म होगा तो फैलेगा ऊपर उठकर, और जो ठंडी हवा होगी वो सघन होगी और भारी होगी, इसलिए ये नीचे रहेगा। अब मान लीजिए जो गर्म वायु है जो ऊपर उठकर फैला हुआ है, उसके ऊपर उठने पर मान लीजिए गर्म हवा ये जा रहा है, ये ऊपर उठ गया, तो इसके आसपास, ये तो यहाँ से जगह अपना ये स्पेस तो इसका खाली हो गया, तो ये ऊपर उठ के चला गया। अब इसके आसपास के क्षेत्रों से क्या होगा, जो ठंडी वायु है वो यहाँ पर आएगा, जो खाली एरिया था वो उसको फिल कर देगा। ये प्रोसीजर चलता रहता है। गर्म हवा ऊपर जाएगी, फिर नीचे का जो एरिया है वो खाली हो जाएगा, तो आसपास के जो ठंडी वायु होगी वो यहाँ पर आएंगे और इसको फिल कर देंगे। वही सेम चीज लिखा हुआ है और ये एक सर्कल चलता है, क्योंकि ये तो कंटिन्यू चलता रहता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा बस कि गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से जो ठंडी वायु है उस खाली स्थान को क्या कर देगा, भर देगा, और इस प्रकार से ये साइकिल चलता रहता है। तो ये तो सभी को पता है कि कोई वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी, नीचे का एरिया खाली हो जाएगा, ठंडी वायु फिर आएगी दूसरी जगह से और इसको भर देगी। ठीक है, ये वाला एक्चुअली आपका 2018-19 में पूछा हुआ था, यहाँ से, इस बॉक्स से। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया था, क्योंकि कुछ लोग NCERT पढ़ते हैं तो सिर्फ यही पढ़ेंगे, बॉक्स वाला छोड़ देते हैं। ठीक है, अगला देखिए, ये देखिए किस तरीके से कुछ सालों में जो है वार्मिंग अनस्टॉपेबल, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल आप यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा हाई हो चुका है। न्यूज़पेपर तो आप लोग पढ़ते ही होंगे, उसमें भी डेली आता है। यहाँ पर देखिए, ग्लोबल सनस्क्रीन्स लाइकली थिंड ग्लोबल वार्मिंग कैन ब्रिंग बैक, यहाँ पर देखिए तो किस तरीके से आज का जो हमारा विश्व है एक गंभीर समस्या से जूझ रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से, क्योंकि हर साल जो है करोड़ों टन जो है कार्बन, यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ रहा है वायुमंडल में। ठीक है, और क्लाइमेट की हमारी कोई बात भी नहीं करता है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका ये एटमॉस्फेयर का लेयर। ये देखिए एटमॉस्फेयर में आपके 5 लेयर्स होते हैं। कौन कौन से हैं, यहाँ पर देखो, क्षोभ मंडल, जहां पर आपको मौसम संबंधी एक एक चीज यहां से ध्यान से समझिएगा। क्षोभ मंडल जिसे हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, और करीब 13 किलोमीटर, अगर आप देखें यहाँ 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैला होता है, और इसे हम बोलते हैं क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। यहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, मतलब बारिश, बादल, बिजली जो कड़कती है, सब कुछ यहीं पर होता है। हम सब भी यहीं पे हैं बेसिकली। ठीक है, अब इसके ऊपर आप जब 50 किलोमीटर के ऊपर जाएंगे, यहाँ तक, ये तो 13 किलोमीटर की लेयर पूरा आपका ट्रोपोस्फियर हो गया। अब ये जो 50 किलोमीटर का जो लेयर है वो आपका आता है स्ट्रेटोस्फियर, इसी की मैं बात कर रही थी, जिसे हम बोलते हैं समताप मंडल। अच्छा, जो प्लेन वगैरह है वो हवाई जहाज इसी लेयर में जो है फ्लाई होता है। क्यों? क्योंकि रीजन यही है, क्योंकि यहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, तो सेफ होता है ना प्लेन्स के लिए। अब यहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं उड़ता है। तो प्लेन आपका जो है किस लेयर में उड़ता है, समताप मंडल में। और इसी में आपका ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सन की जो रेज है, सन की जो हार्मफुल रेज होती है, उसको ये रोक लेता है। मान लीजिए अगर ऐसा कुछ लेयर ही ना हो तो हमारा क्या ही हाल होता। ठीक है, तो ये आपका दूसरा हो गया 50 किलोमीटर तक। उसके बाद से देखिए,
ये आपका है मीजोस्फीयर, मध्य मंडल। जो मीटोरॉइड्स, ये देखिए जिसे हम बोलते हैं उल्का पिंड, वो इसी लेयर में आकर जल जाते हैं। ठीक है, ऊपर वाला लेयर है तीसरा। इसके बाद से आपका आता है बाह्य वायुमंडल, या फिर हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं थर्मोस्फीयर। कई बार ना हिंदी में थर्मो लिख देता है, इस तरीके से ऐसे लिखता है थर्मोस्फीयर, तो दोनों नाम याद रखिएगा। ये आपका जो थर्मोस्फीयर है, ये आपका जो रेडियो ट्रांसमिशन है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कम्युनिकेशंस होते हैं ये आपका थर्मोस्फीयर में। और इसी में एक लेयर आता है आपका आयन मंडल। वो भी क्वेश्चन पूछता है कि आयन मंडल किस लेयर का हिस्सा है, बाह्य वायुमंडल का, थर्मोस्फीयर का। उसके बाद से सबसे ऊपर लेयर आता है बहिर्मंडल, बहुत ही पतली सी परत होती है। इसमें आपको अभी मैं आगे दिखाऊंगी, ये देखिए यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई हैं, जिसमें हाँ हल्की गैस जो हीलियम है, हाइड्रोजन है, इसमें फ्लोट करते हैं। ठीक है, तैरते रहते हैं। तो यहां पर बेसिकली मैंने आपको पांचों लेयर के बारे में समझा दिया इस एक फोटो में। ये देखिए, सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल एंड बहिर्मंडल। तो इस तरीके से हमको 5 लेयर्स के बारे में पढ़ना है, और आप फोटोज के साथ देखिएगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब चीजों को मैंने आपको समझा दिया है कि वायुमंडल 5 परत में विभाजित है। ये सारे लेयर्स के नाम हैं, एक एक यहाँ पर देख लेते हैं। जो चीजें मैंने आपको बताई है वही लिखा है। क्षोभ मंडल में देखिए वही सेम चीज लिखा है कि यह हमारे वायुमंडल की बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है। इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है। ऊंचाई एग्जाम में पूछा हुआ है, याद रखना 13 किलोमीटर। हम लोग इसी में हैं, आपको पता ही है, हम इसी मंडल में मौजूद जो वायु है उसमें सांस लेते हैं। मौसम की जितनी भी घटनाएं होती हैं, चाहे वो कुहरा हो, ओला हो, बर्फ हो, वर्षा हो, सब कुछ इसी लेयर में होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। ठीक है, क्योंकि अगर ये लेयर ना हो तो फिर हम सांस कैसे लेंगे। तो एक एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से आपका आता है स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल। अब ये भी बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि प्लेन वगैरह इसी में उड़ते हैं। यहाँ पर ओजोन लेयर है हमारा, इसमें मौसम संबंधी घटनाएं भी नहीं होती हैं। तो क्षोभ मंडल के ऊपर का हिस्सा है, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। बादल वगैरह यहाँ पर कुछ है नहीं, तो बहुत बेस्ट है ये हमारे प्लेन्स के उड़ने के लिए। उसके बाद से इसका एक सबसे अच्छा जो विशेषता है वो ये है कि यहाँ पर ओजोन गैस की परत होती है, ओजोन लेयर है यहाँ पर। ठीक है, और ये जो ओजोन गैस की जो लेयर होती है ये क्या करता है, सूर्य से आने वाली जितनी भी हार्मफुल जो गैस है, ठीक है, उससे हमारी रक्षा करता है ओजोन लेयर ये। ठीक है, देन आपका आता है मध्य मंडल, मीजोस्फीयर। यह वायुमंडल की तीसरी परत है और समताप मंडल के ठीक ऊपर है, लगभग 80 किलोमीटर। कितना, 80 किलोमीटर। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले, मतलब आपका जो स्पेस है उससे प्रवेश करने वाले जितने भी उल्का पिंड है, मीटेरॉइड्स हैं, इस परत में आने पर जल जाते हैं। 1000 बार क्वेश्चन पूछा है कि उल्का पिंड किस परत में आने पर जलता है, तो मध्य मंडल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, समझ तो लोगे, बट ये समझने वाले से ज्यादा मुझे लगता है इसको याद करना पड़ेगा, आपको याद करना होगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको अर्थ के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है, रोटेशन, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इसको याद कर लेना, क्योंकि ये अगर आपने याद नहीं किया आपको बाद में भूल जाएगा। ठीक है, उसके बाद से हमारा आता है बाह्य वायुमंडल। और आप यूपी टेट, सुपर टेट, चाहे DSSB हो, कोई भी एग्जाम उठाकर देख लेना, आपको थर्मोस्फीयर जिसे हम बोलते हैं बाह्य वायुमंडल, इससे इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि रेडियो संचार के लिए लेयर काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेडियो ट्रांसमिशन के लिए। तो बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से लेयर में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है, तो वो यही है, आयन मंडल इसी का हिस्सा है। याद रखना 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ये काफी ज्यादा है, 80 से 400 है। उसके बाद से आपका रेडियो संचार जो है ना, रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। जो रेडियो कम्युनिकेशंस होते हैं इसके लिए इस जो ये हमारा लेयर है थर्मोस्फीयर, इसका यूज होता है। वास्तव में जो पृथ्वी से प्रसारित जो रेडियो तरंगे होती है ना, रेडियो वेव्स होती हैं, वो इस परत के द्वारा पुनः पृथ्वी पर, मतलब इस लेयर पे, थर्मोस्फीयर पर टकराएंगी, फिर वो वापस पृथ्वी पर आ जाती हैं। ठीक है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से जो कम्युनिकेशंस होते हैं वो हो पाते हैं। तो ये हो गया आपका थर्मोस्फीयर। अगला है जो सबसे पांचवा है, बहिर्मंडल है। नाम से ही क्लियर है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है ये, वायु की बहुत पतली सी परत होती है। हल्की गैस जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन यहाँ पर फ्लोट करती हैं, यहीं से अंतरिक्ष में क्या होती है, तैरती रहती हैं। ठीक है, पांचों लेयर हमने पढ़ लिया है। अगला देखिए, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं आपको उसको बार बार बताती हूँ। जैसे कि अब ये मौसम है और जलवायु, यहाँ से उतने क्वेश्चंस आते नहीं है। बेसिकली मौसम क्या है, मौसम वो है जो कभी भी बदल जाए,
जैसे हमारे दोस्त होते हैं, कभी भी बदल जाते हैं, किसी का कोई भरोसा नहीं है। बट जो क्लाइमेट होता है वो इतनी आसानी से नहीं बदलता है। क्लाइमेट एक ऐसा होता है जैसे कि वो कई सालों तक वैसा ही रहेगा। अब आप सदर्न का देख लीजिए, जो दक्षिणी इलाके होते हैं, वहां पर आप देखो कि गर्मी बहुत ज्यादा, गर्मी तो होती ही है, बट आप ठंड में भी देखो ना, वहां पे ठंड में भी वहां पर बहुत ज्यादा ठंड नहीं होता है। ठीक है, तो क्या वो भी बदल जाएगा? कभी भी बदल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो जलवायु, क्लाइमेट उसे ही कहते हैं जो कि जल्दी नहीं बदलते हैं। अब मौसम में देखो, आप जहां पे भी रह रहे होंगे, कई बार आपने देखा होगा कि आपके घर के आसपास बारिश नहीं होती है और आपके वहीं पे कुछ दूर पे ही आपका दोस्त का घर है, वहां पर बारिश होती है। तो ये क्या है? मौसम ही है, कभी भी किसी भी क्षण बदल सकता है। ठीक है, तो वही सेम चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए, इसमें से ज्यादा कुछ क्वेश्चंस पूछेगा भी नहीं। और ह्यूमिडिटी तो सभी को पता है भाई, हालत खराब हो जाती है, एकदम चिपचिपा सा होता है। इवन जो पसीना होता है, स्वेट होता है, आपने देखा होगा, ऐसा फील होगा कि हवा भी बिल्कुल नहीं चलती, एकदम नमी होती है वायु में, और उससे बहुत ज्यादा इरिटेशंस होते हैं। इवन जब ह्यूमिडिटी होती है ना, आर्द्रता, आपने देखा होगा, उस समय कपड़े भी जल्दी सूखते नहीं है। ठीक है, कपड़े भी नहीं सूखेंगे क्योंकि मौसम जो होता है उसमें बहुत ज्यादा नमी रहती है। तो ये देखिए, वही सारी कहानी वही लिखी हुई है कि दीर्घ काल में किसी स्थान का जो औसत मौसम है उस स्थान की जलवायु बताता है। मतलब कि जलवायु जो है वो आसानी से नहीं बदलता है, लंबे समय तक ऐसा होगा, बट मौसम आपका कभी भी बदल सकता है। ठीक है, चलिए, अभी आपका टेम्परेचर वाले इस फोटो से कुछ याद रखिएगा। ये देखिए, ये जो तापमापी होता है, थर्मामीटर, आपको पता ही है, तापमान मापता है, सभी को पता है। वायु दाब मापी जो होता है वो एयर प्रेशर को मापता है। ठीक है, वर्षा मापी आपका वर्षा की मात्रा को मापेगा। और ये देखिए, ये आपका है वात दिग्दर्शी, ये आपकी पवन की दिशा को दर्शाएगा। तो इसको भी ध्यान रखिए। वैसे इसमें से क्वेश्चंस बहुत पहले पूछते थे, बट इस बार क्या पता स्टेटमेंट में बना ले, कोई भरोसा नहीं है। अब टेम्परेचर क्या होता है, अब ये तो मुझे आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, जो आप फील करते हैं। कई बार आपको लगेगा अरे बहुत ज्यादा गर्मी है, कई बार आपको बहुत ज्यादा ठंडी लगेगी। बारिश के मौसम में भी आप देखिए, कुछ दिनों पहले कितना ज्यादा गर्मी का समय था, तो उसमें कितनी ज्यादा हीट जो है हमें महसूस होती थी। और बेसिकली वायुमंडल का जो तापमान होता है वो केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। ऑब्वियस ही बात है कि ऐसा नहीं है कि आपको दिन और रात में ही आपको टेम्परेचर जो है वो देखने को मिलेगा। शीत ऋतु की अपेक्षा, ये हमको ऋतु में भी देखने को मिलता है। शीत मतलब जो ठंडी का समय होगा, शीत ऋतु की अपेक्षा आपको ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी में ज्यादा गर्म होता है मौसम, टेम्परेचर। तो ये तो आपको पता ही है। मेन जो है वो ये है, ये तो समझाने की भी जरूरत नहीं थी। ये क्वेश्चंस अभी मैं आपको दिखाऊंगी। इंसोलेशन एसोसिएटेड विद सोलर एनर्जी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये देखिए, आतपन क्या होता है, इंसोलेशन, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है और इसका डायरेक्ट डेफिनेशन पूछा हुआ है। कुछ भी इसमें तामझाम नहीं है, डायरेक्ट डेफिनेशन। ये क्या करता है, तापमान के वितरण को, जो टेम्परेचर है, जो हीट फैला हुआ है, उसको क्या करेगा, प्रभावित करेगा। और सूर्य है, ये सूर्य है हमारा प्यारा सा, सूर्य से आने वाली ऊर्जा को क्या करेगा, पृथ्वी पर रोक लेगा, जाने नहीं देगा वापस। उसी को बोलते हैं इंसुलेशन। मतलब सन की जो उष्मा है, सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है, बेसिकली जो आपका इंसुलेशन, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंसुलेशन। इंसुलेशन एसोसिएट किसके साथ है, सोलर एनर्जी के ही साथ है ना, क्योंकि सन की जो उष्मा आ रही है वो उसको क्या कर रहा है, पृथ्वी पर रोक ले रहा है, और इसी को कहते हैं इंसुलेशन। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा कि इंसुलेशन एसोसिएटेड विद सोलर एनर्जी, ठीक है। तो ये तो छोटा सा था, बट ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि आपका जो जनवरी वाला भी पेपर हुआ है ना, सीटेड जनवरी वाला, उसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा हुआ है। ठीक है, अब इसमें भी एक चीज होती है। अब देखिए, ये आपका इक्वेटर है, मैंने आपको पढ़ाया था, इक्वेटर है ये। एक सेकंड, सीधा ही बनाती हूँ, ये इक्वेटर है, ये हमारी सन की रेज आती है। तो आपको पता है कि सन की जो रेज आती है वो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होती है। ये आपके पोल्स हैं, पोल्स पे क्या होती है, सन की रेज जो स्लैंट हो जाती है, तिरछी हो जाती है, यहाँ पर पहुंच ही नहीं पाती। सबसे ज्यादा आपको उष्मा कहाँ पर देखने को मिलेगा, इक्वेटर पे। और जैसे जैसे आप पोल्स की साइड, ध्रुवों की तरफ जाओगे, तो धीरे धीरे उष्मा क्या होगा, कम होता जाएगा। इवन पोल्स पे तो भाई एकदम बर्फ जमा होता है, वहां पर तो पहुंच ही नहीं पाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो इंसुलेशन है, आतपन है, सूर्यताप, इसकी मात्रा भूमध्य रेखा से, मतलब ये इक्वेटर से ध्रुवों की ओर घटेगा। इक्वेटर पे ज्यादा होगा, धीरे धीरे घटता जाएगा, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। ठीक है, चलिए, तो अब आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे कि जो पोल्स होते हैं आखिर में वो बर्फ से क्यों ढके होते हैं। जब ध्रुव के साइड में तापमान घटता ही जाएगा, वहां पर धूप पहुंच नहीं पाएगी, हीट पहुंच नहीं पाएगी, तो वहां पर तो बर्फ ही जमे होंगे। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि आखिर में ध्रुव जो पोल्स होते हैं वो बर्फ से क्यों ढके होते हैं। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, अगर हमारे अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा, हमारी पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी, कुछ फसल नहीं हो पाएगा।
गांव की अपेक्षा आपने देखा होगा गर्मी के समय में जो सिटीज वगैरह होते हैं, इवन मेट्रो सिटी में आप देखिएगा जहां पर फ्लैट सिस्टम बहुत है, ठीक है, एकदम चिपके चिपके ही बने होते हैं, वहां पर गर्मी के समय में हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। गांव वगैरह में हरियाली है, पेड़ वगैरह है, वहां पर आपको गर्मी उतना नहीं लगेगी। इवन आप देखिएगा शहर वगैरह में दिन के समय में ऐसा फेल्ट, आजकल जो सड़क बन रही है वो ऐसा फेल्ट से बनी होती हैं, धातु मेटल्स होते हैं, कंक्रीट से बने हुए जो हमारे बिल्डिंग्स होते हैं मेट्रो सिटीज के, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाएगा। और रात के समय में क्या करेगा, यह उष्मा को मुक्त करेगा, मतलब उसमें से गर्मी निकलती है। तो बेसिकली क्या होगा कि ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछा है कि क्या गांव की अपेक्षा नगर का तापमान अधिक होता है। जी हाँ। तो आखिर में दिन के समय में टेम्परेचर क्यों वहां पे हाई हो जाता है, तो ऐसा फिर से सड़क बनी हुई है, मेटल्स लगे हुए हैं, कंक्रीट से बने हुए घर हैं, तो इस वजह से वो सब कुछ गर्म हो जाता है और रात के समय में उष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन जो हैं वो क्या करते हैं, इसका रीजन क्या है, मेट्रो सिटीज में जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने हुए हैं वो क्या करते हैं, गर्म वायु को रोक लेते हैं। अब ये कंक्रीट जो है, ये जो मेटल्स है, ये गर्म वायु को पकड़ के रखेगा, रोक लेगा, जिससे जो नगर का तापमान है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये एक रीजन है कि गांव में और शहर में इतना डिफरेंस क्यों है। अब तापमान को मापने की भी, जो टेम्परेचर है उसको मापने की भी मानक इकाई है जिसे हम बोलते हैं डिग्री सेल्सियस। इसका आविष्कार किया था एंडर्स सेल्सियस ने, याद रखिएगा। सेल्सियस पैमाने पर जो जल है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। कितना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा है और इसको बार बार लोग 0 और 100 से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी आपसे जमने की बात होगी, फ्रीजिंग की बात होगी, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमेगा, और उबलने की, बॉइलिंग की बात होगी तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो इस चीज का ध्यान रखना, 0 और 100 का क्या डिफरेंस है। जमेगा किस पे, 0 डिग्री पे, और बॉयल किस पे होगा, 100 डिग्री पे। ठीक है, चलिए, तापमान को मापने की जो मानक इकाई है वो क्या है, डिग्री सेल्सियस। तो ये जो जो चीजें मैं आपको बार बार पढ़ा रही हूँ इसीलिए क्योंकि अभी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, अब वायु दाब। देखो, जो एयर प्रेशर होता है, मे भी आपको पता हो बट कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो वो सरप्राइज हो सकते हैं कि जो वायु होता है वो हमारे, ये मान लीजिए हम हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है। अब वायु जो है वो हमारे शरीर पर जो है उच्च दाब के साथ बल लगा रही है, किंतु आप ये फील नहीं कर पाएंगे। अब जैसे अभी मैं आपको ऐसे धक्का दूंगी तो आपको एहसास होगा कि अच्छा, आपको कोई जो है बहुत तेजी से जो है पीछे की तरफ प्रेस कर रहा है, मतलब धकेल रहा है। बट यहाँ पर हमारे साथ वायु एयर कर रहा है कि वो क्या कर रहा है कि हमारे बॉडी पर उच्च दाब के साथ, हाई प्रेशर के साथ बल लगा रहा है, बट हम लोग फील ही नहीं कर पा रहे हैं। आखिर में ऐसा क्यों, इसका सिर्फ और सिर्फ यही रीजन है क्योंकि जो वायु का दाब है ना, वो हमारे ऊपर सिर्फ एक डायरेक्शन से नहीं लग रहा है, इधर से भी लगेगा, इधर से भी लगेगा, इधर से भी लगेगा, मतलब हर एक डायरेक्शन से लग रहा है। और जो हमारी बॉडी है वो क्या करती है, विपरीत बल लगाती है। सिर्फ इसी वजह से हमको जो वायु का जो प्रेशर है वो फील नहीं होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि क्या जो है वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। जी हाँ। तो फिर हम क्यों नहीं फील कर पाते हैं, क्योंकि एक साइड से बल नहीं लग रहा है, हर डायरेक्शन से लग रहा है। और हमारा बॉडी वो भी तो लगाएगा ना भाई, विपरीत बल। तो बस यही रीजन है। ठीक है, चलिए। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया जो दाब है उसे हम कहते हैं वायु दाब। ठीक है, याद रखिएगा। वायुमंडल में ऊपर की ओर जैसे जाते हो तो दाब जो है वो तेजी से गिरने लगता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जैसे हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाएंगे तो जो प्रेशर है वो हाई होगा, नहीं, वो तेजी से गिरने लगेगा। इस चीज का ध्यान रखना। इवन ये क्वेश्चन भी पूछता है कि जो समुद्र का जो लेवल होता है वहां पर वायु दाब सर्वाधिक होगा कि कम होगा, तो बहुत ज्यादा होता है, सर्वाधिक होता है। मान लीजिए समुद्र है, समुद्र का लेयर है, यहाँ पर जो वायु दाब होगा ना वो आपका मोर होगा, ना कि लेस। ठीक है, मतलब सर्वाधिक होता है। और जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तब घटेगा, बट यहाँ पर तो समुद्र के स्तर पर तो वायु दाब सर्वाधिक ही होता है। और ये भी ध्यान रखिएगा, दाब जो है वो तेजी से गिरेगा, ऊपर की ओर जाएंगे तो गिरेगा। ठीक है, वायु दाब का जो क्षैतिज मतलब जो हॉरिजॉन्टल वितरण है वो किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु जो है वो गर्म होकर ऊपर उठती है और यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। ठीक है, निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। तो चलिए, ये तो आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आपको याद रखना है दाब और ऊंचाई के ऊपर जाने पर। ठीक है, ऊंचाई पर जाने पे क्या होता है, प्लस जो समुद्र का स्तर है, ये 2-3 चीजें याद रखिएगा। और ये तो अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में ऑब्वियस सी बात है कि वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी, फिर उसका एरिया खाली हो जाएगा, तो वहां पर जो ठंडी वायु आएगी उसको भर देगी। तो ये इस तरीके का एयर साइकिल भी चलता रहता है, अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलिए, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा कि जो वायु है, डायरेक्ट स्टेटमेंट में पूछा था कि वायु जो है सदैव किस तरफ चलती है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, मतलब उच्च दाब से निम्न दाब। ठीक है, चलिए,
बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं, इसलिए इसको मैंने ये वाला पॉइंट्स, इससे कभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया, तो आप इसको इग्नोर कर देना। नेक्स्ट, पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर बना है, जैसे कि पश्चिम से जो आने वाली पवन है उसको हम कहते हैं पछुआ पवन। ये भी क्लियर रखिएगा। यहां से आपको बस दो ही चीजें पूछी जाएंगी, पवन की गति, तो वो क्या होता है, पवन की गति आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, ठीक है, उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को हम कहते हैं पवन। और ये 3 प्रकार के होते हैं, ये आपको याद रखना है। कौन कौन से प्रकार हैं वो देखिए। नेक्स्ट देखिए, जो हमें पढ़ना है विंड्स के बारे में, और ये सिर्फ आपको याद रखना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ये स्थायी पवने परमानेंट विंड्स हैं, ये मौसमी पवने वेदर विंड्स हैं, ये लोकल विंड्स हैं। अब ये क्या है, देखिए जो स्थायी पवने होती हैं परमानेंट विंड, वो वर्ष, परमानेंट का मतलब क्या हुआ, वर्ष भर लगातार एक ही दिशा में चलेंगी। और ये कौन सी होती हैं, पश्चिमी और पूर्वी पवने, ठीक है। अब भाई स्थायी है तो हमेशा एक ही साइड में बहेगा। दूसरा है मौसमी पवने, अब ये ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा बदल लेगा। मौसम का मतलब ही होता है बदल जाना, ठीक है, जैसे कि हमारे भारत में मानसूनी पवने, ठीक है। स्थायी पवने जो लोकल विंड्स होती हैं, ये पवने किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए स्थल और समुद्री समीर, तो ये तो नाम से ही क्लियर है भाई कि स्थानीय पवन है तो किसी कोई भी छोटा सा क्षेत्र हो सकता है, वहां पर कभी वर्ष के हिसाब से चलेगा तो कभी दिन के किसी विशेष समय में चलेगा। तो यहां से आपसे बस डेफिनेशन पूछता है और कुछ भी नहीं पूछेगा। अभी तक का जितना भी है तो इनके डेफिनेशंस पूछे गए हैं कि स्थायी पवने कौन सी पवने होती हैं, जैसे कि आपके पश्चिमी पूर्वी हो गई। मौसमी पवने आपकी कौन सी होती है, तो भारत में मानसूनी पवने। स्थायी पवने आपकी कौन सी हो गई, तो जैसे कि आपका ये भी हो सकता है जिसे हम लू कहते हैं, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा अलग अलग जगह पे इसका नाम भी अलग अलग होता है। बस इसमें इतना ही करना है, आगे चलते हैं। ये तो आपका चक्रवात है, साइक्लोन है। यहाँ पर एक फोटोज के थ्रू बताया गया है कि साइक्लोन आपको पता है बहुत तेज तूफान हवा के साथ आएगा। कोस्टल एरियाज में तो काफी ज्यादा नुकसान होता है क्योंकि वाटर लेवल भी बढ़ जाएगा और वो आसपास की सिटी में चले जाएंगे, इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है। चलिए, अब ये हमारा ह्यूमिडिटी है। देखिए जहां पर जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है यहां से कभी कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है, ठीक है। अभी आपकी जो ह्यूमिडिटी है जिसे हम बोलते हैं आर्द्रता, आर्द्रता अभी मैंने आपको बताया वायु में काफी नमी होती है, बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है उसमें। और जैसे जब जल पृथ्वी और विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को ही कहते हैं आर्द्रता, ठीक है। इतनी ज्यादा ये हो जाता है कि हम इसको कहते हैं आर्द्र दिन। जैसे वायु जब गर्म होती है तो इसकी जो वाटर रिटेन करने की जो क्षमता होती है ना वो बढ़ जाती है, मतलब जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है और इस प्रकार यह बहुत ज्यादा आर्द्र हो जाता है, ठीक है। जब भी ह्यूमिडिटी होगी ना तो कपड़ा सूखने में भी ज्यादा समय लगेगा। हमारे शरीर से भी जो पसीना है वो आसानी से नहीं सूखेगा, बहुत ज्यादा चिपचिपा हो जाता है, बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता है उस समय ह्यूमिडिटी। ये तो सभी ने फील किया होगा। चलिए, बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, वही सेम चीज बताया है वाटर साइकिल का कि जैसे ही जलवाष्प आपका जो ऊपर उठता है तो ठंडा होना शुरू होगा। ऊपर जो है आपकी जल की बूंदें इकट्ठा होंगी, जब जल की बहुत सारी यहाँ पे ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं तो बहुत हैवी हो जाता है, फिर ये नीचे बारिश के रूप में आ जाता है, ठीक है। तो वो सारी कहानी यही है, वाटर साइकिल के बारे में है। इसके बाद से यहाँ पर देखिए वही ह्यूमिडिटी के ही बारे में बताया जा रहा है कि आकाश में उड़ता हुआ जो जेट हवाई जहाज है वो अपने पीछे आपने देखा होगा सफेद पद चिन्ह ऐसे छोड़ते जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके इंजन से जो निकली नमी है ना वो कंडेंस हो जाती है, संघनित हो जाती है, इसी वजह से। चलिए, अब हम बारिश के बारे में देख लेते हैं। ये जो वर्षा के प्रकार हैं, एक आपका ये पर्वतीय वर्षा, ये आपका चक्रवाती, ठीक है, ये देखिए इनके, और ये आपका संवहनी, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। वाटर साइकिल सबने बचपन में पढ़ा होगा। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला जो वर्षण है वो वर्षण कहलाता है। मतलब जो जल ऊपर बहुत सारे ड्रॉपलेट्स जो बूंद इकट्ठा हो जाते हैं, बहुत सारी हो जाती हैं, जब वो हैवी हो जाते हैं तो नीचे वो बारिश के रूप में बारिश होती है, वर्षा होती है, जिसे हम कहते हैं वर्षा। और ज्यादातर जो है जो भौम जल, जो वाटर, जो ग्राउंड जो वाटर होते हैं वो वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जो हैं जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी जो है पार्श्व से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल क्या होता है, अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है और इसी वजह से वहां पर बाढ़ भी आ जाती है। और क्रियाविधि के आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा, ठीक है। तो इसमें भी बेसिकली कुछ समझने वाला है नहीं, आपको बस बारिश के 3 नाम याद रख लेने हैं, कौन कौन से हैं, और यहीं से क्वेश्चंस बनेगा अगर बनना होगा तो। वैसे यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस उतना बना नहीं है अभी तक, बहुत पहले पूछा गया था 2-3 क्वेश्चंस, बट अभी 2-3-4 साल से यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। तो आप इसके लिए थोड़ा बहुत ओवरव्यू रखिएगा ऊपर से। अब यहाँ पर तो हमने सब कुछ पढ़ लिया है
और ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, वर्षण के दूसरे रूप हिम, सहीम, वृष्टि तथा ओला हैं। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। वायुमंडल क्या है? जो पृथ्वी के चारों तरफ जो वायु की पतली लेयर है उसे ही हम बोलते हैं वायुमंडल। वायुमंडल का अधिकतर भाग में कौन कौन सी गैसेज हैं? तो नाइट्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह जो है प्रभाव पैदा करती है? इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा। मौसम जो कभी भी बदल जाए। वर्षा के 3 प्रकार अभी हमने पढ़ा। वायुदाब भी हमने पढ़ा कि हमारे शरीर पे जो है चारों तरफ से जो है जब एयर प्रेशर लगता है बट हमें फील नहीं होता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो भी इसके ऑपोजिट में बल लगाती है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? तो वो है ओजोन। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण लेयर कौन सी है? तो वो है क्षोभ मंडल। ठीक है, क्योंकि हम यहीं पर रहते हैं। दूसरा है वायुमंडल की निम्न परत में से कौन सी बादल विहीन है? वो है समताप मंडल, बादल वगैरह नहीं है। वायुमंडल की परत में जब हम ऊपर जाते हैं तो वायुदाब क्या होता है? घटता है। याद रखना, वायुदाब घटता है, मैं बार बार आपको बताई हूं। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो हम उसे कहते हैं हिम, अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, अब इस तरीके से यहां से क्वेश्चंस बनेंगे। व्यापारिक पौने, लू, ठीक है, लू आपका क्या है? लोकल विंड्स हैं। ठीक है, जो आपका मानसून है, पवन है, इसके बारे में अभी हमने पढ़ा है, तो ये तो काफी आसान है। अब चलिए सबसे पहले हम पीवाईक्यूज करते हैं, क्योंकि उससे आइडिया लगेगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से बनता है। क्वेश्चन 17 जनवरी 2022 को पूछा हुआ है और काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। 22 में ही ABC स्टेटमेंट है। वायुमंडल हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। जी हाँ। वायुमंडल सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यस। वायुमंडल 4 परत में विभाजित है? बिल्कुल भी नहीं, 5 में है। अभी तो पढ़ा, क्षोभ मंडल, समताप, मध्य, बाह्य, बहिर्मंडल। तो ओनली A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी चैप्टर से, 2021 में भी पूछा है। आप देखिए 2022 में, 21 में, सब में पूछा है, सेम इसी चैप्टर से। वायुमंडल की परत को पहचानो भाई, स्टेटमेंट के आधार, मतलब जो इनके सिम्टम्स दिए हुए हैं। पहला है कि इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा बाह्य मंडल है, जो कि थर्मोस्फीयर है, टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ेगा और यह परत रेडियो कम्युनिकेशन में मदद करता है। तो वो हमारा हो गया थर्मोस्फीयर, बाह्य वायुमंडल। इसमें तो हमारे उल्का पिंड आकर जल जाते हैं। इसमें हमारा ओजोन लेयर है, प्लेन वगैरह भी इसी में उड़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फिर से हमारा 2021 में ही, कई बार एक साल 2-2 क्वेश्चंस भी पूछा है। ये भी 21 में पूछा है, ये भी 21 में पूछा है। ठीक है, अब ये देखिए, यहां पर लिखा है कि वायुमंडल में क्षोभ सीमा से मध्य सीमा की ओर बढ़ने पर तापमान क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? मतलब क्षोभ मंडल से आप ऊपर की ओर जाएंगे तो तापमान क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? पहले तो बढ़ता है फिर घटता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। टेम्परेचर की बात हो रही है, वायुदाब की बात नहीं हो रही है। तो पहले बढ़ता है फिर घटता है। जैसे आपने देखा होगा ना, क्षोभ मंडल 13 किलोमीटर, उसके बाद 50 किलोमीटर हम ऊंचाई से भी बढ़ रहे थे। तो ये हो गया आपका 21 का। ये तो काफी आसान पूछा है। फिर आपका 2022 में भी पूछा है। सोचिए, 22 में भी 2 बार पूछा है। वायुदाब के बारे में, एयर प्रेशर के बारे में लिखा है। सही कथन पहचानो। वायुदाब जो है बादलों के भार से पृथ्वी की सतह पर पड़ा दाब है। निम्न दाब बादलों से आच्छादित आकाश और आर्द्र मौसम से संबंधित है। बताइए, A और B दोनों सही हैं, A गलत है, B सही है। क्या होगा इसमें? तो इसमें आपका, अभी हम पढ़ रहे थे कि जो वायु दाब होता है वो बादलों के भार से पृथ्वी की सतह पर पड़ा दाब है और निम्न दाब बादलों से आच्छादित आकाश और आर्द्र मौसम से संबंधित है। दोनों सही हैं। ठीक है, चलिए फिर से आपका 2021 में पूछा हुआ है और इसमें भी आपको सही कथन को पहचानना है। यदि वायुमंडल में वायु और वायुदाब उपस्थित ना हो तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। जी हाँ, अगर वायुमंडल वाली लेयर ही ना हो तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ जो है, हाई प्रेशर के साथ बल लगाती है और हमारा बॉडी भी उसके विपरीत बल लगाता है। जी हाँ, दोनों ही सही हैं। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। चलिए 2021 का है ये। अगला क्वेश्चन 2022 का ही है फिर, और ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए, लिखा हुआ है कि पवन जो है वो निम्न दाब वाले क्षेत्र से उच्च दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करता है। गलत। वायु हाई प्रेशर से जाता है, उच्च दाब से ज्यादा है, ना कि निम्न दाब। तो एक तो गलत ही हो गया है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना पवन की दिशा को प्रभावित करता है। जी हाँ, जब रोटेट करता है ना हमारा अर्थ, तो पवन की दिशा को भी प्रभावित करता है। सही है।
अगला देखो, पृथ्वी के धरातल के पास घर्षण बल के कारण पवन की गति प्रभावित होती है, ये भी सही है। तो ओनली बी एंड सी इज राइट, ए हमारा गलत है, ये दोनों सही हैं। अगला देखिए, ये आपका 2021 में पूछा है और इसका हिंदी वर्जन नहीं मिल रहा था तो इंग्लिश भी काफी आसानी है। इंसोलेशन एसोसिएटेड विद सोलर एनर्जी, अभी मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, ये तो अभी हमने पढ़ा भी था और ये क्वेश्चंस मैं ढूंढ के लेकर आई हूं एक एक टॉपिक से, सोलर एनर्जी। अगला क्वेश्चन, ये भी देखिए 2022 में पूछा है, इसका हिंदी वर्जन नहीं था बट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इंग्लिश में, और जो पूछा है इंसुलेशन से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया है। ए एंड बी सी सारे को पढ़ो और बताओ क्या सही है। देखो, द इंसुलेशन रिसीव्ड एट द सरफेस वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिक्स टू द पोल्स। अभी हमने पढ़ा कि जो इंसुलेशन, जो सौर ऊर्जा के बारे में हम पढ़ रहे थे कि आपका इक्वेटर पे ज़्यादा होता है और पोल्स के साइड में क्या होता है, वो घटता जाता है, ठीक है, ये बात अभी हमने पढ़ी थी। और यहाँ पर देखो, द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स ऑफ द, ये जो हमने देखा था कि गांव में और शहर में कितना डिफरेंस होता है, गांव में गर्मी के समय में और शहर में आप देखिए जो कंक्रीट मेटल जो रोड वगैरह बनाई होती हैं, रात वो पूरा क्या करता है, उष्मा को रोक के रखता है, ठीक है। तो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स ऑफ द सिटीज ट्रैप कोल्ड एयर, कोल्ड नहीं हॉट एयर, एंड डिक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज, बिल्कुल गलत। वो कोल्ड एयर को ट्रैप करके नहीं रखता है, वो हॉट एयर को ट्रैप करके रखता है, इसी वजह से गर्मी ज्यादा लगती है, तो ये तो गलत है। वेरिएशन इन टेम्परेचर ओवर द सी इज लेस कंपेयर टू द लैंड, ये तो एकदम ही गलत हो गया। लिखा हुआ है, अभी हमने पढ़ा ना कि जो सी का लेवल होता है उसमें जो टेम्परेचर होता है वो सबसे ज्यादा होता है, ऊपर जाते जाते घटता है बट समुद्र स्तर पे तो सबसे ज्यादा होगा, और यहां पर लिखा है कि टेम्परेचर आपके समुद्र के स्तर पे लेस होता है, तो ये भी गलत, ठीक है। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ ए सही है, ये भी गलत, ये भी गलत। तो ये आपका पूछा हुआ है 2022 में, और ये सारी चीज़ें अब आपको समझ में आ रही होंगी जब मैं आपको वहाँ पे बता रही थी कि गर्मी के समय में जो शहर वगैरह में है, गर्म हवा को वो पकड़ के रखता है, इस वजह से गर्मी ज़्यादा हो जाती है। फिर हमने ये भी आपको बताया कि समुद्र के लेयर पे जो है किस तरीके से टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर मोर होना चाहिए था, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है कि इंसुलेशन का जो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा बेसिकली जो सन की रेज होती है वो हमारे ट्रॉपिक ऑफ जो इक्वेटर होता है वहाँ पर, फिर उसके ऊपर जैसे जाएंगे तो वो बदलता रहता है। तो ओनली ए इसमें सही है, बी एंड सी रॉन्ग है। तो ये आज की क्लास थी। क्लास आपको कैसी लगी आप मुझे प्लीज़ बताना। अब तबीयत एकदम सही है, बीच में बस थोड़ा सा गला खराब है, बट डेली क्लासेस होंगी। तो अगर इस मेहनत के लिए आप लाइक करना चाहें तो कर सकते हैं, और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चंस थोड़े से यहाँ पर आपको और भी अब डिफ़िकल्ट देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में, ठीक है, क्योंकि तो 22-23 का आप लेवल देख सकते हो, तो 25 में क्या होगा, 24 में क्या होगा। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डरने की कोई बात नहीं है। नोट्स लेकर आप अपना अच्छे से रिवीजन भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।